कि जरा दूरदर्शिता वह दृष्टि दोष जिसमें न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है और न ही निकट की वस्तु दिखाई देता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं जरा दूरदर्शिता। ना ही हमको निकट की वस्तु दिखाई देगा और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देगा, उसी को कहते हैं जरा दूरदर्शिता। अब हम लोग समझते हैं कि जरा दूरदर्शिता का क्या कारण है। अब देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ उससे पहले। देखिए, जब व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष था, जब व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष था और जब व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष था, ये दो दोष अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष था तब कौन सा लेंस का उपयोग किए थे, और जब व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष था, ये दूर दृष्टि दोष था, तब हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग किए थे। देखिए, निकट दृष्टि दोष, ये जो निकट दृष्टि दोष है, इससे पीड़ित व्यक्ति को हम लोग अवतल लेंस लगे, अवतल 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 लेंस लगे चश्मा का उपयोग करवाए थे। और जब हम लोग दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति था तो उसको हम लोग उत्तल लेंस का चश्मा लगवाए थे, उत्तल लेंस लगे चश्मा का उपयोग करवाए थे। तो अब हम लोग ये दोनों तो पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ लिए। देखिए, हम लोग तो ये भी पढ़े, निकट दृष्टि दोष भी पढ़ रहे और दूर दृष्टि दोष भी पढ़ रहे, ये हम लोग ये दोनों दोष पढ़ लिए। अब हमको नंबर 3 में था जरा दूरदर्शिता, हमको नंबर 3 में क्या था, जरा दूरदर्शिता। तो अभी हम आपको बताएं कि जरा दूरदर्शिता में ना ही निकट के ही वस्तु दिखाई देता है और ना ही हमको दूर की वस्तु, ना ही निकट की वस्तु दिखाई देता है और ना ही ये दूर। देखिए, ये जो दूर है, दूर की वस्तु दिखाई देता है, उसी को हम लोग कहते हैं जरा दूरदर्शिता। अब व्यक्ति पूछेगा कि जरा दूरदर्शिता का क्या उपचार है, तो देखिए कुछ नहीं, निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस यूज किए थे और दूर दृष्टि दोष में हम लोग उत्तल लेंस यूज किए थे। तो जरा दृष्टि दोष में हम लोग ये दोनों लेंस, ये जो आपको दोनों लेंस लिख रहा है, इन दोनों लेंस का उपयोग करेंगे। कौन सा दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष में। अब देखिए, ऐसा चश्मा जेकरा में अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों लगा हुआ रहेगा, उस चश्मा को या उस लेंस को हम लोग बाईफोकल लेंस कहेंगे, बाईफोकल लेंस कहेंगे। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन से लेंस लगे चश्मा का उपयोग करना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को हम लोग अवतल लेंस लगे चश्मे का उपयोग करवाए थे। कौन सा चश्मा का उपयोग करवाए थे, तो अवतल लेंस लगे चश्मा का उपयोग करवाए थे। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, तो अवतल नहीं उत्तल लेंस लगे, कौन सा, उत्तल। अब पूछेगा कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस लगवाएंगे, तो उसमें उत्तल और अवतल दोनों नहीं बोलना है, उसमें बोलना है कि बाईफोकल लेंस। कौन सा लेंस, बाईफोकल। देखिए, लिख देते हैं, दोबारा लिख देते हैं, बाईफोकल लेंस लगे चश्मा, बाईफोकल लेंस लगे चश्मा का उपयोग करना चाहिए। जौन व्यक्ति को जरा दूरदर्शिता है ना, उसको हम लोग बाईफोकल लेंस लगे चश्मा का उपयोग करवाते हैं। चलिए, इसको अच्छा से हम लोग देख लेते हैं अच्छा से। देखिए, जरा दूरदर्शिता के कारण और इसका उपचार भी हम लोग देखेंगे। देखिए, जरा दूरदर्शिता का कारण क्या है। जरा दूरदर्शिता के कारण की समस्या अधिकांश उम्र बढ़ने पर उत्पन्न होती है। इसका मुख्य कारण नेत्र लेंस की लचक कम हो जाना तथा संवेदन क्षमता घट जाना होता है। अब जब जरा दूरदर्शिता किसी व्यक्ति को हो गया है तो उसको हम कैसा उपचार करेंगे, तो अभी हम बताएं आपको कि उसको हम लोग बाईफोकल लेंस लगे चश्मे का उपयोग करवाते हैं। तो चलिए, इसको हम बात को पढ़ लेते हैं। जरा दूरदर्शिता का उपचार। जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति को बाईफोकल लेंस लगे चश्मे का व्यवहार करना चाहिए। इसमें उत्तल तथा अवतल दोनों लेंस होता है। देखिए, ये बात हम आपको अभी बताए हैं कि बाईफोकल लेंस क्या होता है, तो अगर हम उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगा हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर उत्तल और अवतल लेंस दोनों, इसी को कहते हैं बाईफोकल लेंस। उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगे चश्मे का प्रयोग करा जाता है। अब समझिए इसमें ध्यान से, ऊपर वाला अवतल तथा नीचे वाला जो है ना, वो होता है उत्तल लेंस। और जो ऊपर वाला लेंस है अवतल, यहाँ देख लीजिए, ये जो अवतल है ऊपर वाला, ये अवतल लेंस दूर की वस्तु को देखने के लिए, तथा नीचे वाला उत्तल की लेंस निकट की वस्तु को देखने के लिए सहायता प्रदान करता है। यही था। तो यहाँ तक हम लोग दृष्टि दोष के बारे में तो पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। मेरा अगला टॉपिक रहेगा वायुमंडलीय अपवर्तन।
यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरा अगला टॉपिक क्या रहेगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। ऐसा तो आपको हम टॉपिक हेडिंग में ही बताए थे कि हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बाद वायुमंडलीय अपवर्तन। तो हम लोग चलते हैं और फिर उसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिकल रिफ्रैक्शन। समझिए ध्यान से कि वायुमंडलीय अपवर्तन है क्या। देखिए वायुमंडल में तो हम लोग जान रहे हैं कि ढेर सारा कण है, तो वो ढेर सारा कण जो है ना उससे होकर होने वाला प्रकाश का अपवर्तन की क्रिया को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। चलिए एक बार पढ़ते हैं। वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न अवयव से होकर होने वाले प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। देखिए वायुमंडल में ढेर सारा क्या है, वायुमंडल में ढेर सारा कण उपस्थित है और उस ढेर सारा कण से जो अपवर्तन हो रहा है ना उसी को हम लोग कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं, तो देखिए ये वायुमंडलीय अपवर्तन। तो बोलना है कि वायुमंडल में, किसमें, वायुमंडल में। हम लोग जान रहे हैं कि वायुमंडल में ढेर सारा कण है, तो बोलिएगा कि वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न कण के द्वारा होने वाले अपवर्तन वायुमंडल में उपस्थित। देखिए ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न कण के द्वारा होने वाले अपवर्तन, ये जो अपवर्तन है वायुमंडल में उपस्थित, वायुमंडल में, देखिए वायुमंडल है तो बोलिएगा वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न कण। मान लीजिए कि कण है, कण से अपवर्तन हो रहा है, तो उस कण से जो अपवर्तन हो रहा था कहाँ हो रहा था, वायुमंडल में हो रहा है, उसी को कहेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वही बात बोल रहा है कि वायुमंडल में, ये जो वायुमंडल है तो बोलना है कि वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न कण के द्वारा होने वाले प्रकाश के अपवर्तन को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, वर्ण विक्षेपण। देखिए यही है वर्ण विक्षेपण, ये वर्ण विक्षेपण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्पर्सन। अब समझते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्या है। देखिए सबसे पहले हम समझाते हैं अच्छा सा आपको कि वर्ण विक्षेपण है क्या, उसके बाद ये इस पेज पे हम लोग आते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। पहले शॉर्ट में समझते हैं, उसके बाद लॉन्ग में हम लोग समझेंगे। देखिए वर्ण विक्षेपण क्या है समझाते हैं हम आपको। देखिए नाम है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण अंग्रेजी में DISPERSON, डिस्पर्सन। अब समझिए ध्यान से वर्ण विक्षेपण है क्या। सबसे पहले समझते हैं हम लोग वर्ण। वर्ण का मतलब होता है रंग या बोलिए कलर। वर्ण का मतलब रंग या कलर। और विक्षेपण माने होता है टूटना, विक्षेपित होना, विक्षेपित, टूटना, टूटना, टूटना। देखिए कोई भी कलर है ना, कोई भी कलर वो अलग अलग हर कलर में टूट जा रहा है ना, उसी को कहते हैं विक्षेपण। टूटना मतलब विक्षेपण। और रंग माने वर्ण, रंग माने वर्ण, रंग को वर्ण कहते हैं और टूटना को विक्षेपण कहते हैं। तो कोई रंग है अगर वो कितना ही रंग में अगर टूट गया उसी को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। अब समझते हैं हम लोग वर्ण विक्षेपण है क्या। तो देखिए रंग में कोई रंग नहीं, रंग में रहेगा वाइट यानी कि श्वेत रंग, रंग में रहेगा श्वेत रंग। अब यही श्वेत रंग जो है ना वह 7 भाग में टूट जाएगा या 7 रंग में टूट जाएगा। ये श्वेत रंग, देखिए ये जो श्वेत रंग है यही श्वेत रंग 7 भाग में टूट जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। तो आपको इसमें बोलना है कि श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यही बात बोलना है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब अगला हम लोग समझते हैं कि वर्ण विक्षेपण के बाद समझते हैं वर्ण पट समझते हैं कि वर्ण पट किसे कहते हैं। चलिए लिखते हैं हम इसको वर्ण पट, वर्ण पट, वर्ण पट, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। तो देखिए समझाते हैं आपको हम कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं।
वर्णपट इसे कहते हैं। देखिए आप लोग बचपन में सुने होंगे एक चीज़ नाम श्यामपट्ट। क्या सुने थे? श्यामपट्ट। श्यामपट्ट। देखिए श्यामपट्ट हम बनाते हैं। यही है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट। इस श्यामपट्ट हिंदी नाम है, यानी कि अगर अंग्रेजी में नाम बोले तो इसका अंग्रेजी नाम है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड। तो देखिए पट मतलब होता है बोर्ड, पट मतलब बोर्ड। इस श्यामपट्ट हो गया ब्लैक बोर्ड है, और यहाँ पर वर्णपट है, यानी कि वर्णपट मतलब हम बताते हैं क्या जो होता है। देखिए जब वर्ण विक्षेपण की घटना होता ना है, वर्ण विक्षेपण की घटना हम बताएं अभी कि वर्ण विक्षेपण क्या है। वर्ण विक्षेपण था कि श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में टूटना या श्वेत प्रकाश 7 रंग में टूटना। तो जैसे देखिए ये आपका प्रिज्म, और इस पर जाएगा श्वेत प्रकाश। क्या जाएगा? श्वेत प्रकाश जाएगा। तो जब इस पर श्वेत प्रकाश जाएगा तो इस 7 रंग में टूट जाएगा। ये कितने रंगों में टूट जाएगा? 7 रंगों में टूट जाएगा। तो ये 7 को जो रंग है इसको हम कहाँ देखेंगे? तो इस 7 रंग को एगो हम सफ़ेद पर्दा पर देखेंगे। यहाँ पर एगो सफ़ेद पर्दा रख देंगे, तो इस सफ़ेद पर्दा में ये आपको नज़र आ रहा है, ये सफ़ेद पर्दा में इस 7 कलर हमको नज़र आएगा। तो देखिए हम लोग जब पढ़ते तो उसको कहते हैं श्यामपट्ट, लेकिन ये वर्ण विक्षेपण की घटना में जो 7 गो रंग जिस पर्दा प्राप्त हो रहा है ना, इसी पर्दावा को हम लोग कहते हैं श्यामपट्ट। नहीं श्यामपट्ट नहीं, वर्णपट्ट। जेकर आप हम लोग पढ़ रहे थे उसको कहते हैं श्यामपट्ट है, ब्लैक बोर्ड। लेकिन हमको जो श्वेत प्रकाश 7 भाग में टूटा ना, देखिए ये है प्रिज्म, ये है प्रिज्म। यहाँ से गया श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। अब ये श्वेत प्रकाश 7 भागों में टूट जाता है, 7 रंगों में टूट जाता है। और ये जब 7 रंगों में टूटा है तो इसको हम एक सफ़ेद पर्दा पर देखेंगे। प्रकाश को हम लोग किस पर देखेंगे? सफ़ेद पर्दा पर, सफ़ेद पर्दा पर, सफ़ेद पर्दा पर। तो यही जो सफ़ेद पर्दा है ना, इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं वर्णपट, इसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो वो कोई पूछेगा कि वर्ण विक्षेपण कैसे कहते हैं, तो हम आपको बता दिए। एक बात बताएं हम लोग, वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण। और एक अभी हम लोग पढ़े हैं वर्णपट, वर्णपट। देखिए वर्ण विक्षेपण क्या था? तो बोले थे आपको कि श्वेत प्रकाश को 7 भागों में टूटना क्या करता है? वर्ण विक्षेपण क्या था? अब बोलिएगा कि जो वर्ण विक्षेपण के घटना के पश्चात श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूट के जिस पर्दा पर हमको प्राप्त होता है, देखिए इस पर्दा प्राप्त होता है, तो इसी पर्दा को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णपट। ये देखिए वर्णपट। बस यही बोलना है। चलिए अब हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। देखिए वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और वर्णपट स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, वर्ण विक्षेपण के पश्चात श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंग जिस सफ़ेद, देखिए इसी को याद रखना, यहाँ जो सफ़ेद है इसी को याद रखना कि जिस सफ़ेद पर्दे पर, जिस सफ़ेद पर्दे पर जिस सफ़ेद पर्दा पर दिखाई देता है उसे हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब एक और बात यहाँ पर याद रखना है कि या तो वर्णपट भी नाम रहेगा या स्पेक्ट्रम भी, 2 नाम याद रखना, वर्णपट और स्पेक्ट्रम दोनों एक ही नाम है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि श्वेत प्रकाश आखिर कितने भाग में बढ़ता है। तो आप लोग क्लास 6 या 7 या 8 में आप लोग पढ़े होंगे कि प्रिज्म से अगर हम लोग श्वेत प्रकाश गुजारेंगे ना तो वो 7 भागों में विभक्त हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा रिविजन हम लोग कर ले रहे हैं। देखिए ये है आपका प्रिज्म, ये है प्रिज्म। यहाँ से श्वेत प्रकाश गया, अब ये श्वेत प्रकाश जैसे गया तो ये 7 भागों में विभक्त हो गया। और जो 7 भागों में विभक्त हुआ, जिस पर्दा पर हम लोग 7 भाग को विभक्त, ये जो 7 रंग है ना, इस 7 रंग को जिस पर्दा पर हम लोग याद करेंगे इसी को कहते हैं वर्णपट। और याद रखना है कि जो 7 रंग में बटा, ये कैसे याद होगा कि 7 रंग कौन कौन है? तो देखिए इस 7 रंग के कुछ नहीं ट्रिक है, वो वैजानी हपीनाला, ये तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। देखिए वैजानी हपीनाला,
बैजानी है लाल से, बै से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा पीला, न से नारंगी और ला से लाल। अब चलिए एक और बात है, क्वेश्चन पूछता है कि इसमें सबसे कम झुकाव किसका है। इसमें सबसे कम झुकाव किसका है, सबसे कम झुकाव बैगनी का है। तो इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि सबसे कम झुकाव किसका है। चलिए एक और बात पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। श्वेत प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं, तो कुल 7 रंग होते हैं, जिसको हम लोग कैसे शॉर्ट में कहते हैं तो बैजानी यहाँ पे अलग से कहते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है बै मतलब क्या होता है बैगनी, जब मैंने जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये सब आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। चलिए एक और बात इसमें हम आपको बताते हैं। देखिए ये जो श्वेत प्रकाश था टूट के कितने भागों में बटा, 7 भागों में बटा, ये 7 रंग में बटा। यहाँ पर खाली एक श्वेत प्रकाश था और वह श्वेत प्रकाश टूट के कितने भागों में बढ़ गया, कितने रंगों में, 7 रंगों में बढ़ गया। तो अगर एक श्वेत प्रकाश इन 7 रंगों में बढ़ जाए तो क्या इन 7 रंगों से मिलाने से श्वेत रंग बन सकता है। तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। क्वेश्चन अगर कोई पूछेगा कि क्या अगर श्वेत रंग अगर 7 भागों में बट रहा है, बैगनी, जामुनी, लाल, हरा, पीला, नारंगी और लाल में, तो अगर हम इन सभी रंग बैगनी को, जामुनी को, नीला को, हरा को, लाल को, पीला को और मतलब हरा, पीला, नारंगी और लाल को अगर एक साथ मिला दें तो क्या सफ़ेद यानी कि क्या चीज़, श्वेत प्रकाश बन जाएगा। तो उसका आंसर है हाँ। अगर इन 7 रंग को अगर हम मिला देंगे तो सफ़ेद रंग बन जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक में आपको हम पढ़ाएंगे इंद्रधनुष के बारे में कि इंद्रधनुष क्या है। तो चलिए दिखाते हैं आपको इंद्रधनुष के बारे में। देखिए इंद्रधनुष कुछ नहीं है, इसके बारे में आराम से बोलना है। तो वर्षा के पश्चात सूर्य के विपरीत और आसमान में दिखाई देने वाला क्या अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझते हैं इंद्रधनुष किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक बात बताते हैं कि इंद्रधनुष आंखें है ना, तो इस इंद्रधनुष का निर्माण देखिए इंद्रधनुष, इस इंद्रधनुष का निर्माण अगर होगा भी ना तो हमेशा याद रखिएगा वर्षा के बाद होगा। जब पानी पड़ेगा ना पानी, उसके बाद ही इंद्रधनुष का निर्माण होगा। और एक और कंडीशन रहना चाहिए कि या तो पहले तो पानी पड़ना चाहिए और पानी पड़ने के बाद अगर सूर्य उगा हुआ तब आपको इंद्रधनुष देखने को मिलेगा। चलिए एक और बात हम इसके बारे में आपको बता दें कि इंद्रधनुष होता क्या है। देखिए इंद्रधनुष कभी भी दिखाई देगा ना तो याद रखिएगा वर्षा के पश्चात ही दिखाई देगा। और एक और क्या, तो सूर्य के विपरीत और आसमान में दिखाई देगा। मान लीजिए ना कि वर्षा भी हुआ है तो यहाँ पर सूर्य यहाँ है तो इसके जस्ट विपरीत दिशा में अगर सूर्य ही यहाँ तो यहाँ पर क्या होगा इंद्रधनुष बनेगा। ऐसा नहीं कि उसके सामने नहीं, उसके विपरीत दिशा में, जिस दिशा में सूर्य है उसके विपरीत दिशा में उगेगा दिखाई देगा। तो हम लोग यही बात बोलेंगे कि वर्षा का पश्चात। अभी हम बताएं आपको कि इंद्रधनुष कब दिखाई देगा, तो जब वर्षा हो, जब पानी पड़े तब। तो आपको बोलना है कि वर्षा के पश्चात वर्षा के पश्चात किसके विपरीत, तो सूर्य के विपरीत। ये क्या है, सूर्य है। वर्षा के पश्चात सूर्य के कौन सी दिशा में, तो विपरीत दिशा में। वर्षा के पश्चात सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देने वाला, क्या होने वाला, दिखाई देने वाला कैसा पट्टी, तो अर्धवृत्ताकार। ऐसा नहीं है कि जो इंद्रधनुष वो पूरा वृत्ताकार नहीं, अर्धवृत्ताकार था। देखिए इस तरह का अर्धवृत्ताकार। तो वही बात बोलना है कि वर्षा के पश्चात सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देने वाला अर्धवृत्ताकार पट्टी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। चलिए इतना ही था इंद्रधनुष। अब एक और बात हम समझते हैं अगला टॉपिक में, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। तो देखिए बताते हैं आपको हम टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। देखिए किसी कोलाइडी विलयन में विलंबित कण से होने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। देखिए समझते हैं। कि टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। देखिए टिंडल प्रभाव किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से होने वाले प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो इतना ही लेक्चर के साथ चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार चैप्टर समाप्त होता है।